सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम चैप्टर 11 देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज बेस्ड अपॉन द इंडस्ट्री। इससे पहले हमने चैप्टर 1 to 10 कर लिया है। आई होप अगर आपने चैप्टर 1 to 10 कर लिया है तो आपने वो कंपाइलेशन वाली वीडियो भी देख ली होगी जिसके थ्रू हमने आपको रिवीजन कराने की कोशिश की थी फ्रॉम चैप्टर 1 to 10। इंडिया ईयरबुक, इससे हर साल बहुत सारे सवाल आते हैं, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस इंडिया ईयरबुक। और एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कट ऑफ के पास होते हैं और कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये बात आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उसे नोट कर लेना और इंश्योर कर लेना कि अगर यूपीएससी इस पे सवाल बनाए तो आप उसे गलत करके ना पाएं। ये हमारी इंडिया ईयरबुक की समरी है। वैसे तो 750 पन्ने की है, बट हमने 178 पेजेस में ये समरी बना रखी है और ये समरी से ही मैं आपको इसे कवर करा रहा हूँ, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं। एक और बात, अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसे ले सकते हैं, अदरवाइज इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट, अगर आपकी प्रिपरेशन इस टाइम पे अच्छी नहीं है देन दिस इज द बुक यू मस्ट लुक इनटू। आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने नहीं भी कर रखे हैं तो ये आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके अलावा विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज की अगर आपको समरी चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम, द टीम विल असिस्ट, यू कैन रिवाइज थ्रू द समरी ऑल्सो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। सो आज हमें कौन सा चैप्टर करना है? हमें करना है आज चैप्टर 11 विच इज़ इंडस्ट्री। अब अगर आप देख लें तो चैप्टर 11 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हेल्थ वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एजुकेशन वाला, ये एजुकेशन है, एजुकेशन वाला इंपॉर्टेंट है और कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप देखेंगे तो हम जनरली जो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें ये कंटेंट प्रॉपरली सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं मिलता और इसीलिए इंडिया ईयरबुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जल्दी से आते हैं चैप्टर 11 के ऊपर एंड लेट अस सी कि आज कौन कौन सा कंटेंट हम जानेंगे। ये है चैप्टर 11। सो फॉर द इंडस्ट्री वी डू हैव अ डिपार्टमेंट विच इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये एक की डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी। तो इसके फंक्शन जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन थ्रू मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम, पीएलआई स्कीम्स, इनके बारे में जानेंगे। अभी इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी है। देन देयर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति। तो कभी पूछ ले कि इनकी नोडल मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पॉलिसी रूल्स सच एज formulation and promotion of foreign direct policy, approval and facilitation of foreign direct investment, industrial policy formulation and strategy, startup ecosystem में भी ये help करता है, recognition and support of startups, and then ease of doing business, that is to reduce the compliance burden and intellectual property rights पे भी ये काम करता है। मेक इन इंडिया पे आते हैं। आई होप आपने इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ी रखा होगा। द करंट गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म किया जाए और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2014 को और ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसे इम्प्लीमेंट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है। बूस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की तरफ वो ज़्यादा हो और इंडिया एक मेजर प्रोडक्शन सेंटर बन सके। एफडीआई हमें अट्रैक्ट करनी है ताकि लोग आएँ, इंटरनेशनल कंपनीज आए इंडिया में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश करें। ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करना ही है, इनोवेशन इंकरेज करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना होगा। सो दिस इज टू मेक इंडिया अ हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड इनोवेशन एंड दिस प्रमोट्स वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजीज आपको मिल रही है ना, ये टर्मिनोलॉजीज आपको मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। कई बार आप पूछते हैं ना कि सर मेंस में जो टॉपर्स होते हैं उनके आंसर्स कहाँ से अलग होते हैं, वो यहीं से अलग होते हैं, तो वो ये कीवर्ड्स यूज करना नहीं भूलते हैं, तो ये कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन स्कोप एंड इम्प्लीमेंटेशन, सो द फोकस इज ऑन 27 सेक्टर। And then coordination, there is the Department for Promotion for Industry and Internal Trade. This coordinates 15 manufacturing sectors, and Department of Commerce, this coordinates 27 service sector plans. Investment promotion, this is conducted through central ministries, state government, Indian missions abroad. Aim simple सा है, enhance international cooperation and promote
डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। इन्वेस्ट इंडिया ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है इंडिया की, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ताकि वो बेसिकली ग्लोबल इन्वेस्टर्स और जो कंपनीज हैं, फॉरेनर्स जो हैं, दैट दे कैन कम एंड दे कैन सेट अप एंड एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशंस विद इन इंडिया। तो ये वर्क करता है पहली बात तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड दिस एक्ट्स एज अ सिंगल विंडो फैसिलिटेटर फॉर इन्वेस्टर्स। तो उससे क्या होता है, देयर इज द रिडक्शन इन द कॉम्प्लेक्सिटी इन रेगुलेशंस एंड स्पीडिंग अप द प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है टू सपोर्ट इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे कि आपका जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। दिस इज अ जॉइंट वेंचर किसके बीच में, बिटवीन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फिक्की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। सो ये एक जॉइंट वेंचर है, सभी मिलकर काम करते हैं। सो इसका रोल एंड सपोर्ट की बात करें, सो दिस इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। सो ये प्राइमरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए काम करता है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनको बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ का समझ में आ सके। देखो सीधी सी बात है, जैसे अगर हम यूएस जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी कि भैया वहां पे काम कैसे होता है, क्या चीज होती है, बिकॉज हम इंडिया के लिए अकस्टम्ड है। वैसे ही जब फॉरेन कंपनीज इंडिया आएंगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे काम कैसे होता है, तो इसमें वो उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट सिंप्लीफाई करता है। इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल सपोर्ट, द एक्सपर्ट्स प्रोवाइड हैंड होल्डिंग फ्रॉम प्री इन्वेस्टमेंट टू आफ्टर केयर, की सर्विसेज, मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी, डीप डाइव इंडस्ट्री एनालिसिस, पार्टनर रिसर्च, लोकेशन असेसमेंट एंड पॉलिसी एडवोकेट विद डिसीजन मेकर्स। देन यू हैव द PLI स्कीम। PLI स्कीम की बात कर लेते हैं। नाउ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये एक मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू बूस्ट दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का। तो ये जैसे आपके मेक इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया 2.0 है, इसके गोल्स को सपोर्ट करता है। और ये कैसे करता है, इट इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विद इन द इंडिया। तो PLI स्कीम अनाउंस हुई थी 2020 में, 14 की सेक्टर्स के लिए अनाउंस हुई थी, 1.97 लाख करोड़ का आउटले था इसमें टू सपोर्ट द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आपको ये 14 सेक्टर्स के नेम्स पता होने चाहिए, पूछ लेगा कि इसके लिए PLI स्कीम है कि नहीं, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। सो दिस इज टू इनहैंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट्स, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड ऑल। मेन चीज जो है वो ये है आपकी, दिस इज व्हाट आर द टारगेटेड सेक्टर्स, प्लीज नोट इट डाउन। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, bulk drugs, medical devices, information technology and hardware, pharmaceutical drugs, telecom and networking products, food products, automobile and auto components, advanced chemistry cells, solar photovoltaic modules, white goods, textile products, specialty steel, drone and drone components। तो सवाल सीधे सीधे बन जाएगा, बोल देगा कि आप PLI स्कीम एग्रीकल्चर में है, या फिर एग्रीकल्चर में कोई पर्टिकुलर सेक्टर दे देगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसा दे देगा जो इसमें नहीं होगा, और फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको ये नाम याद हो। देन प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। नाउ व्हाट इज दिस, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम। तो इसका पर्पस सिंपल सा है, दैट आई हैव टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को सिंगल प्लेटफॉर्म के अंडर में लेके आना है ताकि हम फॉलो कर सके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। सो दिस इंप्रूव्स द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, break interdepartmental silos and integrate the infrastructure planning across the agencies। Then this इसका की कंपोनेंट की बात कर लें, पहला जो है वो है नेशनल मास्टर प्लान GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्या है ये GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक बेसिकली पार्ट है। ये बेसिकली एक डिजिटल मैप है, दिस इज बेसिकली अ डिजिटल मैप जो शो करता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है एक सिंगल प्लेस पे। तो इसमें मतलब दिस इज मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन सिंपल वर्ड्स एक तरीके से कह लें तो ये गवर्नमेंट प्लानिंग के लिए गूगल मैप है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। स्क्रीन पे आपकी एक सिंगल स्क्रीन पे गवर्नमेंट देख सकते हो वहाँ से कौन सी रोड जा रही हैं, रेलवेज जा रही हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, गैस पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, सब देख सकते हैं, सारे दिखाता है एक जगह पे, ऑल सुन टुगेदर एज अ लेयर ऑन डिजिटल मैप। क्यों यूजफुल है, पहले देखो क्या होता था, हर मिनिस्ट्री अपना जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग प्लान करती थी। सपोज समटाइम्स अ रोड वॉज बिल्ड विदाउट नोइंग अ रेलवे लाइन वॉज प्लान देयर। अब रोड तुम बना रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आगे जाके रेलवे लाइन है, तब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो
अब क्या होगा, आपको पता रहेगा कि भाई रेलवे लाइन भी है, तो आप अपनी रोड को किस तरह से आपको लेके जाना है या पहले से प्लान कर सकते हैं भैया, या तो ओवर ब्रिज कर लेंगे या तो अंडर ब्रिज कर लेंगे ताकि रेलवे लाइन का नुकसान ना हो। तो प्रोजेक्ट इसके चलते पहले क्या होता था, डिले होता था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था। सो अब सब लोग सेम डिजिटल मैप यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी देख सकते हैं कि क्या एग्जिस्ट करता है और क्या प्लान है, and projects are then planned faster and smarter. So this integrates the infrastructure such as roads, railways, aviation, agriculture, multiple ministries and departments. So this ensures the real-time accurate information sharing. Administrative mechanism की बात कर लें, so this ensures integration, synchronization, prioritization, ये सब जनरल बातें हैं. Then enables coordinated development of multimodal structure economic zones. Then you have the institutional framework. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो वी हैव द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बात कर लें, सो दिस इज द एपेक्स बॉडी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड दिस ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन। दिस इंक्लूड्स 23 इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूजर मिनिस्ट्रीज। देन यू हैव द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, सो दिस इंटीग्रेट्स मल्टी मोडल प्लानिंग बॉडी। इट इंक्लूड्स द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, सिविल एविएशन, पावर, New and Renewable Energy, Department of Telecommunication. So this is important. Then you have the state level mechanism, state replicate empowered group of secretaries, network planning groups, technical support units. Then focus the address infrastructure and in logistic integration challenges. Then you have the National Master Plan Portal. So National Master Plan Portal की है तो सीधा सा मतलब this is an website. तो इट हैज़ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, अभी हमने डिस्कस किया था, प्लान एंड प्रपोज प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। सो डेटा लेयर, देयर आर 100+ layers from central ministries and states. Then बात कर लेते हैं what it covers. It covers the road, railway, aviation, ports, utility network, economic zones, logistics assets, forest, existing and upcoming projects. यूटिलिटी की बात कर लें तो इट हेल्प्स इन प्लानिंग प्रोजेक्ट्स लाइक टेक्सटाइल पार्क्स, फिशिंग क्लस्टर एटसेट्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, 2022 में लॉन्च हुई थी, ताकि हमें ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है उसको फास्टर बनाना है, चीपर बनाना है और एफिशिएंट बनाना है। तो ये आपकी जैसे इनिशिएटिव है, जैसे कि प्रधानमंत्री शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसको ये सपोर्ट करता है। अब लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, आई होप आप इस चीज़ को समझते होंगे। लॉजिस्टिक का मतलब सिंपल सा होता है कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। फॉर एग्जांपल गुड्स निकलता है तो वो फैक्ट्री से निकलता है, फिर वो जाता है वेयर हाउस में, वेयर हाउस से निकलता है शॉप पे, शॉप पे जाता है से कस्टमर पे, यही होता है। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी प्लान कर रहा है कि इस इंटायर डिलीवरी सिस्टम को हम इस तरह से कर सके कि गुड्स जल्दी जल्दी जा सके, गुड्स मूव फास्टर, रोड अच्छी होंगी तभी तो फैक्ट्री से वेयर हाउस तक जल्दी पहुंचेगा, वेयर हाउस से शॉप तक जल्दी पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बिकम लोअर ताकि बिजनेस मैन को प्रॉफिट हो सके, ताकि उसके चलते जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। सो दिस वॉज लॉन्च इन 2022। दिस वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। Implementation mechanism, this uses empowered group of secretaries under the Pradhan Mantri Gati Shakti. Then you have the Services Improvement Group. This was set up by EGOS. This monitors process improvement, regulatory reforms, digital improvement. So this cover area is not included in network planning group, and the coverage is all states and union territories onboarded. Then you have the logistic ease across the different states index, leads index. पहली बात तो ये है कि कौन इसे रिलीज करता है, दिस इज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यही सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी चीज़ समझ लो, नाम से क्लियर है कि लॉजिस्टिक ईज क्या है। दिस इज अ रैंकिंग सिस्टम, इंडेक्स है तो एक रैंकिंग सिस्टम होगा विच इज क्रिएटेड बाय दिस डिपार्टमेंट। वाई? टू मेजर हाउ इजी इट इज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एक तरीके का एक रिपोर्ट कार्ड है इंडियन स्टेट्स पे, बेस्ड अपॉन हाउ गुड दियर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी सिस्टम इज। सो बेसिकली बताता है कौन से स्टेट की बेटर रूट्स हैं, किस स्टेट की फास्टर डिलीवरी है, किस स्टेट के बेटर वेयर हाउसेज हैं एटसेट्रा। और ये स्टेट्स को कैटेगराइज करता है लाइक विच इज द गुड इन परफॉर्मर, विच इज द एवरेज परफॉर्मर, विच इज द पुअर परफॉर्मर एटसेट्रा। सो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टू प्रमोट द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट।
की फीचर, दिस इज इंस्पायर्ड बाय वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ध्यान रखना। एंड अनलाइक दिस वन, इट यूजेस परसेप्शन डेटा एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव डेटा। क्या है ये परसेप्शन डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा? देखो, पहली चीज, परसेप्शन डेटा इज द ओपिनियन बेस्ड डेटा। परसेप्शन मतलब ओपिनियन, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बेस्ड अपॉन दी लोगों का क्या एक्सपीरियंस, ओपिनियन क्या है। तो गवर्नमेंट लोगों से पूछती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज होगी, वेयर हाउस ओनर्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, तो उनसे पूछा जाता है क्या रोड अच्छी है, क्या डिलीवरी फास्ट है या बुरी है, रूल्स ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड है। सो परसेप्शन डेटा इज व्हाट पीपल फील और एक्सपीरियंस। सो एक ट्रक ड्राइवर एक बोल सकता है कि भैया स्टेट, लेट्स से कि द स्टेट इन ए इज फास्ट एंड रोड्स आर गुड, ठीक है, तो ये एक परसेप्शन डेटा हो गया। ऑब्जेक्टिव डेटा, दैट इज द फैक्ट बेस्ड डेटा, तो इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल नंबर्स। सो गवर्नमेंट चेक फॉर गो फॉर द रियल स्टैटिस्टिक्स लाइक एवरेज डिलीवरी टाइम कितना लग रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितने नंबर ऑफ वेयर हाउसेज हैं, रोड लेंथ कितनी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट देखती है, जो उन डेटा को चेक करती है जो कि एक्चुअल मेजरेबल डाटा है। लाइक डिलीवरी लेट्स से कि टेक्स 2 days, so transport cost is 10 kilometer, rupees 10 per kilometer, so ये एक ऑब्जेक्टिव डेटा है। सो इवैल्यूएशन पिलर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल लॉजिस्टिक्स। देन लीड्स रिपोर्ट की बात कर लें, 2024 वाला जो था वो 6th एडिशन था। देन इट included the accessibility to terminals, speed of key road corridors. Then categorize states, union territories into achievers, fast movers, aspirers. Lead 2025 जो 7th edition था, this expanded the indicators. कौन सी थीम एडेड हुई? डिजिटल लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबिलिटी। आउटकम, 27 states have formulated state logistic policies. जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी तो स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉलो करेंगे। सो दिस इंप्रूव्ड इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहली बात तो यही सवाल आ सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। दूसरी चीज, इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई थी, 44 से 38 हुई थी 2023 में। ऑल्दो वी नीड टू डू मोर, 44 से 38 बहुत अच्छा जंप तो नहीं है, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट जरूर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देन यू हैव द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। नाउ यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ये एक डिजिटल सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया, तो सो दैट जितनी भी लॉजिस्टिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम पुट ऑन कर सके, कनेक्ट कर सके। सो ये पार्ट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। सो द इनिशिएटिव इज टू इंप्रूव व्हाई व्हाट to ease of doing business in logistics sector. Key feature, application programming interface based integration. So this enables multimodal trade and trace, people and vehicle authentication, document digitization, process automation, discovery services. Outcome, reduced operation cost and time. Then you have the project monitoring groups. So this is the institutional mechanism by the government of India. Objective is milestone based monitoring, real bound resolution of issues and regulatory bottlenecks. Coverage is project is public private and public private partnership, minimum project value 500 crores। तो क्या है बेसिकली, पहले तो आप समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, ये देखो ये तो इसका पर्पज सिंपल सा है कि जितने भी इंडिया में लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, उसको उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह को जो भी है वो रिजॉल्व करना है ताकि वो काम कर सके, सिंपल सा चीज़ है। तो मिनिमम प्रोजेक्ट वैल्यू 500 करोड़ है। फंक्शनिंग कैसे करता है, लाइक आपको कोई भी इशू है तो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू और डिले इन द एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट वैल्यूड, ये 500 करोड़ है, ठीक है। एंड एवर मेड इज द इशू ऑन पीएमजी पोर्टल रिजोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा अगर आप 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं। सो पीएमजी टीम देन परस्यूज द इश्यूज थ्रू मल्टी level escalation. So there is the Department of for Promotion of Industry and Internal Trade, Cabinet Secretary, Pradhan Mantri Office Monitoring Group, Pragati Platform. What are the types of issues that are addressed? There is the environment, forest and wildlife clearance, coastal road regulation, zone clearance, eco-sensitive zone clearance, mining lease approvals, right of way and right of use. What is right of way? Right of way का मतलब क्या होता है? This is the permission given by the government or the landowners to use the land for building infrastructure, right of use, ठीक है। So I mean to say, मतलब ये एक परमिशंस हैं बेसिकली, राइट ऑफ वे एंड राइट ऑफ यूज। तो बेसिकली आप लैंड क्या आप यूज कर सकते हैं या फिर आप उसे उस लैंड के थ्रू पास कर सकते हैं। सो राइट ऑफ वे क्या हो गया, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। राइट ऑफ वे में क्या होता है कि दिस इज द परमिशन गिवन टू पास थ्रू अ बिल्डिंग ऑन समवंस लैंड। मतलब गवर्नमेंट या कंपनीज को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि लेट्स से रोड, रेलवे, मेट्रो लाइन्स एटसेट्रा, सो गवर्नमेंट को अगर बनाना है प्राइवेट लैंड के थ्रू, तो दे नीड द राइट ऑफ वे परमिशन फ्रॉम द लैंड ओनर्स। राइट ऑफ यूज क्या हो जाएगा, राइट ऑफ यूज दैट दिस इज द परमिशन टू यूज लैंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज विदाउट ओनिंग इट।
सो ओनरशिप लैंड की चेंज नहीं होती, लेकिन लैंड यूज किया जाता है लाइक अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन हमें बिछानी है तो हम अंडरग्राउंड ले जा सकते हैं, ओनरशिप भैया तुम ही रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बिछा सकते हैं। सो ये चीज़ है, लाइक एक फार्मर का कोई लैंड है, अब कंपनी को लेट से गैस पाइपलाइन लगानी है तो वो अंडरग्राउंड निकाल सकती है, बना सकती है। तो फार्मर लैंड को तो ओन करेगा, लेकिन कंपनी को पास राइट ऑफ यूज होगा फॉर द पाइपलाइन। यूटिलिटी शिफ्टिंग, रोड कटिंग परमिशन, लैंड एक्विजिशन, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्लान्स, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूवल्स। देन यू हैव द एफडीआई पॉलिसी। नोडल डिपार्टमेंट है इसकी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। Now, this is responsible for formulation of FDI policy, maintenance and management of involved FDI data. What are the key features? This is the liberal policy to attract higher FDI. Up to 100% FDI is permitted under the automatic route in most sectors. This follow the negative list approach. FDI allowed in all sectors except a few restricted ones. So, there is more than 90% sector under the automatic route. This is subject to applicable laws and regulations, security condition. Institutional changes. So, Foreign Investment Promotion Board, post abolition FDI approval handled by the concerned ministries. Approval mechanism, Foreign Investment Facilitation Portal you have. Then you have the India Industrial Land Bank. क्या है ये? इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक एक ऑनलाइन मैप पोर्टल है जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है टू फाइंड अवेलेबल लैंड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो बेसिकली एक तरीके का ये डिजिटल मैप है। दिस इज अ मैप जो ये बताता है कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल है इंडिया में। तो कंपनीज कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू क्विकली फाइंड लाइक लेट्स से द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड, लैंड का साइज, कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पे फैक्ट्री बनानी है कि नहीं बनानी है। सो दिस इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू प्रोवाइड GIS बेस्ड डेटाबेस फॉर इंडस्ट्रियल लैंड and help investors to identify the suitable location. Then you have the industrial park rating system. जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल पार्क को हम रेट करेंगे, तो इस ये इम्प्लीमेंट होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्वेस्ट इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इज टू रिकॉग्नाइज बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल पार्क। देन यू हैव द IPRS 3.0. Then Asian Development Bank onboarded for technical support. Industrial park assessed on this. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नाम से क्लियर है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा। प्रमोट क्या करना होगा कि हमें एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट से प्रमोट करना होगा। सिंपल सा है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, आर्टिसंस को प्रमोट करना है, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना है, ताकि उनका जो भी चीज़ें बनाते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो इंटीग्रेशन इज, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। दिस इज ऑपरेशनली मर्ज्ड विद डिस्ट्रिक्ट्स एज द एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब मतलब जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट को हम प्रमोट कर रहे होंगे एज द एक्सपोर्ट हब, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हाट? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का क्या रोल है? दिस इज अ मेजर स्टेक होल्डर। देन यू हैव द स्टार्टअप इंडिया, नाम से क्लियर है, एंड ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम भी है। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है बेसिकली जो लोगों को हेल्प करता है नया बिजनेस इजीली वो स्टार्ट कर सकें। लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक ईजी रजिस्ट्रेशन, टैक्स बेनिफिट, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप गाइडेंस एटसेट्रा, कुछ कम रूल्स और कुछ कम इंस्पेक्शंस, ताकि आप धंधा कर सको, बिजनेस कर सको। 3 पिलर्स, सिंप्लीफिकेशन एंड लैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। देन यू हैव द फंड ऑफ फंड्स फॉर द स्टार्टअप। सो दिस वॉज लॉन्च्ड 16 January 2016. Corpus is 10,000 crore. Objective is to increase capital availability and capitalize the private investment. So ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, पहली बात तो, और ये इन्वेस्ट करता है इन द सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हु इन टर्न इन्वेस्ट मनी इन हाई पोटेंशियल स्टार्टअप एंड दिस इज मैनेज बाय सिडबी। तो ये ध्यान रखना, इस पे सवाल बन सकते हैं, स्ट्रेट फैक्ट बेस्ड सवाल आ जाएंगे और आप गलती करके चले आएंगे। देन यू हैव द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है? तो दिस स्टार्टअप इंडिया के स्टार्ट मतलब बेसिकली अगर आपको स्टार्टअप करना है, स्टार्ट करना है तो सीड फंड चाहिए, स्टार्टिंग के लिए फंड्स चाहिए। तो दिस इज फॉर द आउटले 945 करोड़ का गवर्नमेंट का आउटले है। लॉन्च इन 2021, क्रिएटेड बाय DPIIT टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कॉमर्शियलाइजेशन। देन यू हैव द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। क्या है ये गवर्नमेंट की गारंटी है दैट जो स्टार्टअप्स को हेल्प करता है टू गेट द बैंक लोन्स इवन व्हेन दे डोंट हैव द एसेट टू गिव एज सिक्योरिटी। नॉर्मली देखो बैंक में अगर आप लोन लेने जाओगे ना तो बैंक आपसे प्रॉपर्टी मांगेगी या बोलेगी गोल्ड है या कोई और एसेट है तो दे दो ताकि हमारे पास एक सिक्योरिटी रहे, तब हम आपको लोन देंगे।
लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप के पास कोई एसेट नहीं होता, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है इनके लिए बैंक को. सो दिस फैसिलिटेट्स एक्सेस टू अर्ली स्टेज डेब्ट फंडिंग. की फीचर सिंपल सा है. दिस प्रोवाइड्स गारंटी टू लोन एक्सटेंडेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, SEBI registered alternative investment funds. So this guarantee is provided through National Credit Guarantee Trust Company, and this does not directly guarantee startups. ठीक है. फिर इनकम टैक्स के कुछ एग्जाम्पशंस हैं स्टार्टअप्स के लिए. There is 100% deduction of profit and gains from eligible business. There is availability of 3 consecutive assessment years out of 10 years. Eligibility ये है. Then you have the ease of doing business. Ease of doing business क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कि कितना ईजिली कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, क्लोज कर सकता है. अगर रूल्स सिंपल होंगे, तेज होंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है. अगर रूल्स कॉम्प्लेक्स होंगे, स्लो होंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बुरा है. सो ये चीज़ है. तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिस इज लेड बाय दिस डिपार्टमेंट. की इनिशिएटिव लाइक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान नाम से क्लियर है. बी रेडी असेसमेंट, बिजनेस रेडी असेसमेंट कि कितना आप रेडी हैं. जन विश्वास, reducing compliance burden. Then you have the Jan Vishwas 2.0. So this is the extension of Jan Vishwas Amendment Act 2023. Objective simple सा है, छोटे छोटे ऑफेंसेस को हम decriminalize करेंगे. So this covers 16 central act administered by 10 ministries and this is referred to the select committee. Then you have the Business Reform Action Plan BRAP. This is the flagship ease of doing business initiative. तो simple पूछ लेगा BRAP, the term BRAP is related to, बस इतना पूछ लेगा. Then you have the Single Window Systems Guidebook. ये रिलीज की गई थी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को गाइड करता है टू क्रिएट द सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म. इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है. डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान, इसका कवरेज ये है. देन यू हैव द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, बी रेडी प्रोजेक्ट. दिस इज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक. तो बस इतना पूछेगा कि बी रेडी प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय व्हाट, वर्ल्ड बैंक. सो ये रिप्लेस कर रहा है अर्लियर डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स विद बैलेंस, ट्रांसपेरेंट एंड असेसमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अक्रॉस कंट्रीज. देन बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में थोड़ा सा. ये एक नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू IPR, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्री डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, कॉपीराइट्स एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइंस. देन यू हैव द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स. तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री एंड दिस परफॉर्म द स्टैट्यूटरी फंक्शन अंडर द ग्रांट ऑफ पेटेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एटसेट्रा. नाम से क्लियर है. DPIT का रोल क्या है, ये इसकी नोडल डिपार्टमेंट है. देन यू हैव द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को हेल्प करता है, इंप्रूव करता है, मतलब टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी in industries, businesses and the government services. So this represents India in Tokyo-based Asian Productivity Organization. India एक इसका founder member है. Then this has developed Bharat 4.0. What is Bharat 4.0? This is the digital readiness assessment and relevance assessment framework to help organization transition to a digitally empowered future. तो आपको ये पता होना चाहिए भी छोटे छोटे टर्म्स पे यूपीएससी सवाल बना देता है. Then you have the Quality Council of India. ये एक autonomous body है under DPPIT. Objective: this created a robust national accreditation structure. This established independent third-party assessment of products, services, and processes. This promotes quality movement in India. So, India's national accreditation system under QCI has been ranked 5th in the world for the consecutive year. Then you have the National Institute of Design. ये टॉप कॉलेजेस है इंडिया के जहाँ पे स्टूडेंट डिजाइनिंग स्किल सीखते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफ डिजाइन, एनिमेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन एटसेट्रा. तो ये चीज़ है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइंस. देन यू हैव द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम. इसके बारे में बस इतना देख लेना. अभी फिलहाल 2007 में एक नेशनल डिजाइन पॉलिसी के अंतर्गत DPPIT इन विजन 2007 की बात है टू क्रिएट डिजाइन इनेबल्ड इनोवेशन इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथन डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया. और इस चीज़ के लिए 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन वे एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे आंध्र प्रदेश अमरावती, असम जोरहाट, मध्य प्रदेश भोपाल एंड हरियाणा कुरुक्षेत्र. देन यू हैव द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, ये एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ साथ में डेवलप होते हैं. तो गवर्नमेंट बिल्ड करती है इंडस्ट्रियल जोन्स, स्मार्ट सिटीज़, हाईवेज, रेलवे, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स एटसेट्रा. सो कंपनीज कैन ईजिली सेट अप द फैक्ट्रीज. सो एम सिंपल सा है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल
smart cities, they compete with leading global manufacturing and investment destinations. Then you have the index of industrial production. So index of industrial production ये measure करता है performance of the industrial production in manufacturing, mining and electricity sectors. और ये cover करता है use based categories like primary goods, capital goods, intermediate goods, infrastructure, construction, consumer durables, consumer नॉन ड्यूरेबल्स. अब इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर इज 2011-12. 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं. वी हैव दी 8 कोर इंडस्ट्रीज. आपको नाम याद होना चाहिए और इसका वेट वाइज भी याद होना चाहिए. रिफाइनरी प्रोडक्ट्स पहले दिस इज 28.04%. दिस इज द मैक्सिमम. फर्स्ट पे ये आता है. सेकेंड पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दैट इज अब वो ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स ऑफ इंडिया 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये वेट आपको याद होना चाहिए. पूछ सकता है कभी भी और स्पेशली कि अरेंज कर दो. देन यू हैव द स्टील, तो ये 3rd नंबर पे है. स्टील का वेट कितना है? 17.92. देन यू हैव द कोल. कोल का वेट कितना है? 10.33%. क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का वेट कितना है? दैट इज 8.98%. देन यू हैव द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का वेट कितना है? दैट इज 6.88%. Then you have the cement. Cement का वेट कितना है? 5.37%. And you have then the fertilizer. Fertilizer का जो वेट है that is 2.63%. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है. इस पे मेनली यही सवाल बनेंगे. Out of the 8 sectors, 6 sectors registered the positive growth and crude oil and natural gas sectors recorded contraction during 2024-25. वैसे ये मुश्किल है पूछेगा, मेनली जो भी मैंने आपको बताया वो पूछेगा. देन यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. सो ऑब्वियस सी बात है, हैवी इंडस्ट्रीज मतलब हैवी प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स सेक्टर, हैवी इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर. ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वी हैव द फेम इंडिया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो फेम इंडिया किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए. PME ड्राइव किससे रिलेटेड है? दिस इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव. तो ये है. तो ऑब्जेक्टिव प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी आउटले ये है. एक्सलेट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. देन यू हैव कमिंग नेक्स्ट SM SPM EPCI. ठीक है. सो अच्छा, एक चीज ऊपर में ये भी देख लेना वो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक देयर इज द फर्स्ट एवर डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर व्हाट? ई-ट्रक्स. ई-ट्रक्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को भी. This is for the first time that the support has been extended to e-ambulance under PM e-drive. तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी. Then you have the scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India. So this was notified in 15 March 2024. Guidelines are issued in this. Portal launch इस दिन हुआ था. Purpose simple सा है, to attract global electric vehicle manufacturer. India को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब हमें प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मेक इन इंडिया सपोर्ट करना है. Then you have the PLI Auto objective. Enhance manufacturing of advanced automotive products, minimum 50% of the domestic value addition required. Then you have the PM e-bus सेवा. तो PSM स्कीम पूछ लेगा, तो ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम है. ठीक है. Then you have the PLI ACC स्कीम. Then you have the कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो इंपॉर्टेंट है, तो हम मुद्दे पे चलते हैं जहाँ पे इससे सवाल एक्चुअली बन सकते हैं. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पे आ जाते हैं. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लासिफिकेशन में रिवीजन किया गया है 2020. सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्लासिफिकेशन फॉर MSME एंड द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्राइज वाज रिमूव्ड. सो दे वर देन लाइक लेट अस, वो क्लासिफिकेशन अभी आएगा इसी में, फिर हम तब देख लेंगे. देयर इज इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड होल ट्रेड. Retail and wholesale trade included under MSME category from 2021. Street vendors were allowed to register as retail traders. There was the benefit for retail and wholesale MSME restricted to priority sector lending. Then you have the Udyam Assist Portal. Udyam Assist Portal, जाहिर सी बात है असिस्टेंस के लिए. Ministry of MSME launched this in 2023 to bring micro enterprise into the formal MSME sector. This is to improve the access to credit and government schemes. ये क्राइटेरिया है जो याद कर लेना. यूनियन बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग माइक्रो इंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट लिमिट दिस इज अप टू 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 10 करोड़. स्मॉल इंटरप्राइज के लिए 25 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़. मीडियम इंटरप्राइज इज 125 करोड़ एंड टर्नओवर इज 500 करोड़. सो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जरूर नोट कर लेना, याद रख लेना. ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एक जगह पे मिल जाते हैं जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं.
Then you have the Indian micro, small and medium enterprise. So India के पास more than 6.5 crore enterprise है in the MSME sector. So it is the second highest contributor to economy after the service sector. Contribution है around the 30% of India GDP and 46% of the India's export. Then you have the Udyam Registration Portal. Udyam Registration Portal ये एक वेबसाइट है जहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस दे रजिस्टर देमसेल्फ एज व्हाट MSME. तो MSME का मतलब क्या है? मीन्स स्मॉल फैक्ट्रीज, शॉप्स, सर्विस बिजनेस, स्टार्टअप्स. रजिस्ट्रेशन के बाद businesses get the government benefits. So this was launched in 2020 by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Feature is free online self-declaration based registration of MSME. Then Udyam Assist portal की बात कर लें, platform की बात कर लें. So this was launched in 2023 with SIDBI for formalization of informal micro enterprise, targeting enterprise with low turnover and no GST filing. Champions portal क्या है? सवाल सीधा बनेगा, चैंपियंस पोर्टल क्या है, किससे रिलेटेड है? सो ये ऑनलाइन हेल्प डेस्क है स्मॉल बिजनेसेस के लिए. फॉर एग्जांपल अगर MSME को प्रॉब्लम फेस कर रही है, लाइक लोन इशू आ रहे हैं, रॉ मटेरियल शॉर्टेज वगैरह हो रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को इस पोर्टल पे डाल सकते हैं. गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगी कि इनके इश्यूज को रिजॉल्व कर दी जाए. सो दिस इज द ग्राइवल रिडेसल सिस्टम फॉर द MSME. दिस प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन. देन यू हैव द यशस्विनी कैंपेन. ये MSME मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है. दिस इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज. जाहिर सी बात है, यशस्विनी बात हो रही है तो स्पेशली विमेन. सो ये विमेन को इंकरेज करता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने. एंड दिस इज अ कैंपेन. सो दिस कैंपेन इन कोलेबोरेशन विथ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो सवाल पूछ सकते हैं कि किसके साथ मिलकर किया? इनके साथ मिलकर किया. फोकस इज फॉर्मलाइजेशन, capacity building, mentoring of women entrepreneur, promotion of digital e-commerce, support for self-help group and informal women-owned MSME. Then you have the public procurement policy for micro and small enterprise. So government bodies must procure 25% of the annual purchases from micro and small enterprise. Sub targets 4% of scheduled caste and scheduled tribes, 3% of women-owned MSME. Then you have the MSME Samadhan. This is based on Micro, Small and Medium Enterprise Development Act. Issue is there is the delayed payment to MSME. So अगर पेमेंट डिले होगी 45 दिन से ज़्यादा तो MSME can promote, they can approach this to resolve the issue. Then you have the MSME संबंध पोर्टल. तो इसका सिंपल सा पर्पज क्या है? To help the MSME to monitor how the government departments they purchase from the MSME. तो इसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है. देन यू हैव द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम. देखो पता है क्या होता है, ये नाम यूज करते हो, पूछ लेते हैं ये किससे रिलेटेड है, एक एक लाइन का आता है, अगर कुछ उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. दिस इज टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ 18 ट्रेडर्स हु वर्क विद देयर हैंड एंड टूल. सिंपल सा है, ये इससे रिलेटेड है. ड्यूरेशन ये है, बस इतना ध्यान रख लेना, इतना इसके लिए काफ़ी है. देन यहाँ पे कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो this is the credit linked subsidy scheme for promoting self employment by setting up micro enterprise in the non farm sector launched in this. स्फूर्ति स्कीम किससे रिलेटेड है? This is the scheme of funds for regeneration of traditional industries. So basically यहाँ पे क्या करते हैं हम, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आर्टिसंस को हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं ताकि वो डेवलप कर सकें. ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल आर्टिसंस इनटू क्लस्टर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इनकम जनरेशन. Then you have the Self Reliant India SRI फंड. सो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड क्या है? ये देखो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट फंड्स को और फिर वो जो फंड्स होते हैं ये MSME में इन्वेस्ट किए जाते हैं टू हेल्प देम एक्सपैंड बिजनेस. गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनीज को पैसा नहीं देती है, इंस्टेड गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करती है. ये फंड्स MSME में इन्वेस्ट करते हैं और इससे मतलब बेसिकली उनके पास फंड मतलब कैपिटल आ जाता है ताकि वो ग्रो कर सके. सो दिस वॉज अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज. टोटल कॉर्पस था 50,000 करोड़. 10,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी, 40,000 करोड़ लिवरेज्ड फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी और द वेंचर कैपिटल. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वॉज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड. देन यू हैव द रैम्प, दैट इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज परफॉर्मेंस. सो दिस इज वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम. रैम्प इज द स्कीम जो स्मॉल बिजनेस को हेल्प करती है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, स्किल्स एंड कॉम्पिटिटिवनेस सो दैट दे कैन ग्रो फास्टर. गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेटर टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. सो दिस वाज लॉन्च इन 2022. ड्यूरेशन ये था. ऑब्जेक्टिव टू इनहेंस द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ MSME, टू सपोर्ट इनोवेशन, आइडिएशन एंड मार्केट एक्सेस, टू प्रमोट द ग्रीन इनिशिएटिव्स and to scale up the guarantee for women owned micro and small enterprise. Then you have the green and the circular schemes.
तो दो स्कीम लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, एमएसए गिफ्ट एंड एमएसए स्पाइस। ठीक है, तो गिफ्ट स्कीम अगर पूछ ले किससे रिलेटेड है, अगेन एमएसएमई से रिलेटेड है। स्पाइस स्कीम किससे रिलेटेड है, अगेन एमएसएमई से रिलेटेड है। और एक चीज ये देख लेना, सर्कुलर इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे रिसोर्सेज को रीयूज किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, ताकि वो जितना ज़्यादा यूज कर सकें उसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम चीज़ें यूज करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, यूज करते हैं, फेंक देते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी बोलती है चीज़ें बनाओ, यूज करो, फिर से रीयूज करो, रिपेयर करो, रिसाइकिल करो, फिर से यूज करो, और जब तक यूज पॉसिबल है तब तक यूज करते रहो। सो दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी। तो हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एट द कंसेशनल रेट्स। देन यू हैव द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दिस इज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ऑन द कमर्शियल बेसिस। देन यू हैव द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर KVIC एक्ट 1956। खादी इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू महात्मा गांधी। This is an statutory organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Function simple है, promotion and development of khadi and village industries, promote employment opportunities in rural areas, strengthen the rural economy. Implementing agencies from Pradhan Mantri Employment Generation Program. This promotes the sustainable non-farm employment. Then you have the coir board. What is coir? जो कोकोनट का हस्क होता है ना, इससे जो फाइबर ऑब्टेन करता है, that is called the coir. So this comes from coconut. तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दिस फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉयर इंडस्ट्री, इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। सो देखो, कोकोनट मेनली कोस्टल एरियाज में प्रोड्यूस होता है, तो जाहिर सी बात है कॉयर इंडस्ट्री भी कोस्टल एरियाज में ही मेनली होंगी। सो दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 7 lakh plus workers. Workforce is 80% women. This plays a key role in rural work women empowerment. So this is the thing. देन यू हैव दी, आगे बढ़ते हैं हम इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर पे जाते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ द टेक्सटाइल एंड एपरल्स ग्लोबली। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट इज US एंड यूरोपियन यूनियन। ये ध्यान रख लेना। विजन क्या है, विजन ध्यान रखना है, इंडिया को ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है 2030 तक। दैट्स द विजन। देन यू हैव द PM मित्रा स्कीम। ये पूछ लेगा कि PM मित्रा स्कीम इज रिलेटेड टू, तो वी हैव टू डेवलप इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce logistic cost and improve competitiveness. This is based upon the 5F: farm to fiber to factory to fashion to foreign. Then approved locations are 7. Then you have the National Technical Textile Mission. ये क्या है? This is made for functional or practical use. मतलब नेशनल टेक्सटाइल क्या होती है, मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल, आई मीन टू से टेक्निकल टेक्सटाइल वो टेक्सटाइल्स होते हैं या फैब्रिक होते हैं जो कि फंक्शनल और प्रैक्टिकल यूज के लिए बनाए जाते हैं, फैशन वगैरह के लिए नहीं बनाए जाते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पज है। जैसे आप नॉर्मल टेक्सटाइल किस लिए यूज होते हैं, हमें यही समझ में आता है कि कपड़े के लिए यूज हो रही है, लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं टेक्सटाइल के, जैसे कि मेडिकल टेक्सटाइल्स, सर्जिकल मास्क हो गया, PPE किट्स हो गई, बैंडेज हो गए, हॉस्पिटल की बेड शीट्स हो गए, तो दीज बिकम द टेक्निकल टेक्सटाइल। कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल्स लाइक जियो टेक्निकल टेक्सटाइल जो रोड में यूज होती हैं, like the materials for the soil strengthening, या सेफ्टी टेक्सटाइल लाइक फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ्स हो गए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होगी, तो ये उसके लिए है। तो फाइनेंशियल आउटले वाज 1480 crores and the achievement is the focus on technical textile and specialty fibers, guideline for indigenous high end machinery development, GATE scheme promote startup in technical textiles। सीधे पूछ लेगा GATE scheme is related to। then you have the PLI scheme for textiles, अंडरस्टूड है। देन कमिंग नेक्स्ट यू हैव द स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। सीधे पूछेगा समर्थ स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना कि व्हाट इज समर्थ स्कीम, टू इनहेंस स्किल्स इन टेक्निकल मतलब टेक्सटाइल वर्कफोर्स। कमिंग नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट सपोर्ट MSP फॉर मिनिमल स्टेपल कार्बन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन। दिस इज ये इसके मतलब इसके अलावा मतलब दिस शुड बी अ सेपरेट बेसिकली यू कैन से हेडिंग, कॉटन के बारे में है थोड़ा सा। देन यू हैव द सेरिकल्चर, सिल्क। सिल्क इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे चारों वैराइटीज उगते हैं, दैट इज मलबरी, टेसार, मूगा, इरी। इससे रिलेटेड स्कीम है सिल्क समग्र एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल सिल्क बोर्ड। देन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना। देन यू हैव द जूट फॉर द टेक्सटाइल। जूट की बात कर लेते हैं, तो मेजर इंडस्ट्री जूट की आपको मिलेगी ईस्टर्न इंडिया में। MSP दिया जाता है वाया द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यू हैव द जूट स्मार्ट। जूट स्मार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ जूट सैकिंग,
देन यू हैव दी स्कीम, इसमें ये और कुछ खास नहीं है। उल के बारे में आ जाते हैं। इंडिया 9th लार्जेस्ट उल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। सो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिस पे सवाल बन जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। स्पेशलिटी फाइबर फ्रॉम पासमीना गोट्स आते हैं। चारजा फैमिलीज लद्दाख में पासमीना वुल्स के लिए लगी रहती हैं। तो वी हैव दिस लाइक देन यू हैव दी पहचान स्कीम। व्हाट इज पहचान स्कीम? पहचान स्कीम 2016 में लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड न्यू आइडेंटिटी टू हैंडीक्राफ्ट्स पार्ट आर्टिसंस सो दैट द बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम्स आर प्रोवाइडेड टू द डिजर्विंग आर्टिसंस। आधार लिंक्ड पहचान कार्ड्स, दे आर इशूड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय फील्ड फंक्शनरीज ऑफ ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। देन यू हैव द भारत टैक्स। सो इंडिया देखो सबसे बड़ा मतलब इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जो भारत टैक्स है। तो ये बेसिकली पूरा टेक्सटाइल वैल्यू चेन इंडिया के दिखाता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स। और सेकंड एडिशन जो इसका हुआ था वो भारत मंडपम में हुआ था। स्टील इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंडियाज क्रूड स्टील प्रोडक्शन, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट इज चाइना, देन इंडिया, दिस इज फॉलोड बाय जापान एंड देन यूएसए। पर कैपिटा में लेकिन इंडिया थोड़ा पीछे है। वर्ल्ड का एवरेज 214.1 kg है, चाइना का 601 kg है, इंडिया का 108 है। देन यू हैव द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017. So this was launched in 2017. Vision is to develop a technologically advanced and globally competitive steel industry. Key feature to promote self-sufficiency in steel production. Policy support for private manufacturers, micro, small and medium enterprise, central public sector enterprise. Target 2030-31 के लिए क्या है कि हमें क्रूड स्टील की कैपेसिटी जो है वो 300 मिलियन टन करनी है और फिनिश्ड स्टील की जो कैपेसिटी है वो 255 मिलियन टन करनी है। देन कुछ एडिशनल गोल्स हैं दैट देयर शुड बी 100% डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड ऑटोमेटिव स्टील, इलेक्ट्रिसिटी स्टील एंड स्पेशल स्टील्स एंड एलॉय। एंड हमें अपने इम्पोर्ट को मतलब जो भी हमारा कोकिंग कोल के ऊपर जो इम्पोर्ट है, जो डिपेंडेंस है वो 85% डिपेंडेंस है, एटलीस्ट 65% तो हम कर ही लें। देन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। Green steel taxonomy because India is the first country to define the green steel taxonomy. क्या है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये आइडेंटिफाई करता है कि हाउ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टील प्रोडक्शन इज। तो ये डिफाइन करने में हेल्प करता है कि विच स्टील कैन बी कॉल्ड द ग्रीन स्टील बेस्ड ऑन हाउ मच कार्बन एमिशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर स्टील इज प्रोड्यूस्ड इन एन इको फ्रेंडली मैनर और नॉट। तो ये चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ये है कि स्टील विद द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन इंटेंसिटी लेस देन 2.2 टन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील्स इज ग्रीन स्टील। ये याद रखना व्हाट इज ग्रीन स्टील। सपोर्ट इज दिस फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील सेक्टर अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टाइमलाइन अप टू दिस। देन यू हैव द इंश्योरिंग रॉ मटेरियल सिक्योरिटी। अभी स्टील प्रोड्यूस करना है तो हमें रॉ मटेरियल को भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आयरन ओर के बारे में सोचते हैं। There is the requirement as per National Steel Policy 2017. हमारा टारगेट है कि हमारे पास 255 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन करना है। तो द प्लान टोटल स्टील कैपेसिटी इज 300 मिलियन टन बाई 2030-31। सो एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है? 437 मिलियन टन आयरन ओर का। कोकिंग कोल का 161 मिलियन टन। कोकिंग कोल द डोमेस्टिक एंड सप्लाई इज इनसफिशिएंट ड्यू टू लो क्वालिटी कोल। देयर इज हैप्पी डिपेंडेंस अपॉन द इम्पोर्ट। देन यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। Ministry of Mines is responsible for survey and exploration of all minerals, mining and metallurgy of non-ferrous metals. This covers all minerals except coal, lignite, sand for stowing. Atomic minerals, this oversees by GSI and Indian Bureau of Mines. इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। Mines and Minerals Development Act, MMRDA Act. Now there are some new minerals that are included. ये इतना important नहीं है। Miners can sell minerals, ये important है। There is the limit on the sale of minerals from captive mines that was removed and miners जो हैं ये minerals sell कर सकते हैं after meeting requirement of end use plant linked to the mine. Payment of additional amount as they specified in the act. There is the removal of prior central government approval for auction of mining blocks of notified minerals like bauxite, iron ore, limestone, manganese, etc. देन बात करते हैं मिनरल सेल्फ सफिशिएंसी की इंडिया में। इंडिया लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है इन मिनरल्स सच एज आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, रिफैक्ट्रीज, चाइना, क्ले बेस्ड सिरेमिक, ग्लास। ठीक है, अब आयरन ओर की बात करते हैं। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है आयरन ओर में। दिस इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडिया नेट एक्सपोर्टर है, तो नेट एक्सपोर्टर तो जाहिर सी बात है सेल्फ सफिशिएंट हो गया तभी तो मेनली एक्सपोर्ट करोगे, जनरली नॉट ऑलवेज।
नियर सेल्फ सफिशिएंसी किस में है? लाइक इन बॉक्साइट, लाइक इन क्रोमाइट, लाइक इन लाइमस्टोन, लाइक इन सिलिमेनाइट. बट where is the deficiency? India is deficient in copper concentrate, kyanite, magnesite, rock phosphate, nickel, lithium, potash, cobalt ore. So these are imported to meet the demand for specialized production products. क्रिटिकल मिनरल्स, इंडिया सारे ही क्रिटिकल मिनरल्स में कहीं ना कहीं डेफिसिट है. अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. तो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लाइक व्हेन वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स लाइक एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो वहाँ पे हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आर जनरली रॉन्ग. 99% केसेस में गलत होते हैं, बट दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ईयर बुक में दिया है, आपको पता होना चाहिए. तो बेसिकली हम सारे ही क्रिटिकल मिनरल्स में डेफिसिट हैं. एंड ये क्रिटिकल मिनरल्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज. देन यू हैव द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. District Mineral Foundation, this benefit people and the areas affected by mining. Then you have the Pradhan Mantri Kshetra Kalyan Yojana. This is implemented through District Mineral Foundation. Objective simple है, to improve the condition of mining affected people and to ensure the inclusive growth. Funding is 30% of the royalty from the existing mines and 10% of the royalty from the auction mines. There are some of the revised guidelines, like there is high priority sector allocation is increased from 60% to 70%. New sectors are added like housing, agriculture, animal husbandry, additional provision. This ये बहुत important नहीं है. Then you have the National District Mineral Foundation Portal. Portal देखो, जब भी word आए ना तो portal is simply a website, ठीक है. तो basically this was launched in July 2024. Purpose, this is to centralize, this is the centralized digital platform and real time monitoring of digital mineral foundation के लिए ये हेल्प करता है. क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. क्रिटिकल मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, बट देयर इज द चैलेंज. चैलेंज क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. अब सप्लाई चेन में थोड़ा भी डिस्ट्रप्शन आएगा तो दिक्कत हो जाएगी. एंड देयर इज द कंसंट्रेशन इन फ्यू कंट्रीज, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी. तो सपोज लेट्स से कि कोई क्रिटिकल मिनरल चाइना में, चाइना बोलेगा नहीं देंगे, क्या कर लोगे? कोई पंगे हो गए, कोई दिक्कत हो गई. लेट्स से कि ईरान का भी युद्ध चल रहा है जैसे अमेरिका के साथ. तो लेट्स से कि अगर ईरान के पास कोई क्रिटिकल मिनरल है और सभी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, वो बोलते नहीं देंगे तो समस्या हो जाएगी. सो इसलिए क्रिटिकल मिनरल का कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन भी प्रॉपरली ज़रूरी है इस टाइम पे. सो एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल के क्या है, जैसे लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स. सो देयर इज द इंपॉर्टेंस, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड गीगा फैक्ट्रीज. इंडिया का गोल ये है कि हमें 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी बनाना है फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज बाई 2030. देन यू हैव द क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन एंड पॉलिसी, MMRD एक्ट. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ऑक्शन माइनिंग लीसेज एंड कंपोजिट लीसेज फॉर द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स. तो कौन इनेबल्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट. देन नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये 2025 में अप्रूव हुआ था. ड्यूरेशन इसकी 2024-25 से लेकर 30-31 तक है. दिस इज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. एंड देन देयर इज द ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, लाइक देयर इज द खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड. तो इसने दिस साइंस द जॉइंट वेंचर कंपनी, दिस इज द जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर एक्वायरिंग मिनरल एसेट्स अब्रॉड. So we have an agreement with the like Cayman in Argentina for 5 lithium brine blocks which have an area of 15,703 hectares. So important हो जाता है कहीं ना कहीं. Then you have the other focus countries, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हमारी एक focus country and all. Although इस पे सवाल नहीं बनेंगे, जहाँ बनेंगे मैं आपको बताते चलूँगा. Then you have the star rating. जाहिर सी बात है, हम स्टार रेटिंग देते हैं माइंस को कि भैया कौन सी लाइक दिस इज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस. रेटिंग बेस की जाती है ऑन द टेक्निकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स. तो बेस्ट परफॉर्मिंग 5 स्टार रेटेड माइंस आर अवॉर्डेड एट नेशनल लेवल कनक्लेव. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. माइनिंग सर्विलियंस सिस्टम, सर्विलियंस का मतलब सीधा सा क्लियर है, टू कर्व इलीगल माइनिंग यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे. डेवलप किसने किया है ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस पे सवाल बन सकता है. बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ गांधीनगर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो मिलके किया है. देन यू हैव द माइनिंग टेनेंट सिस्टम. दिस ओन द गोल्ड अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025. देन यू हैव द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
लाइक ये बहुत सारे काम करता है, लाइक मेरीन एक्सप्लोरेशन. दिस यूजेज द रिसर्च व्हीकल RV समुद्र रत्नाकर. Exploration initiative like the focus on critical minerals and deep seated deposit via like project Uncover India. So this is the thing. Then you have the Bhukesh portal, geospatial data platform है ये. फिर आपके पास है landslide early warning and seismotectonics. This is development of landslide early warning system under the landslip project. Then you have the earthquake studies through GNSS network. Then you have the Khanij Videsh India Limited. Then Khanij Videsh India Limited की बात कर लेते हैं. So this is the joint venture company of NALCO, HCL and Mineral Exploration and Consultancy Limited. तो इसका भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है लिथियम और कोबाल्ट के लिए. अर्जेंटीना में लाइक एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विथ केमेन इन जनवरी 2024. द राइट्स हैज बीन ऑब्टेन फॉर लिथियम के लिए बेसिकली फॉर एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड माइनिंग. तो सवाल सीधे पूछ लेगा काबिल प्रोजेक्ट कहाँ पे मतलब किया जा रहा है एंड ऑल. देन यू हैव द इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप. इंडिया मेंबर कंट्री के तरह ज्वाइन किया इसको, तो सीधे पूछेगा कि इज इंडिया ए मेंबर ऑफ दिस, बस इतना सवाल पूछेगा और हम गलती करके चले जाएंगे. तो मेक श्योर आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है. सो निकल एक क्रिटिकल मिनरल है, इंडिया का लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन है. सो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन लिस्बन, पोर्टुगल. एंड इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप, इंटरनेशनल लीड एंड जिंक स्टडी ग्रुप अलॉन्ग साइड विथ इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप. देन यू हैव द डिपार्टमेंट ऑफ chemicals and petrochemicals. So new scheme of petrochemicals like हम plastic parks होगा सेटअप कर रहे हैं, तो there is the grant of 50% of the project cost. Maximum जो हमें देना है that is the 40 crore per project. 10 plastic parks are approved over here. They are at different stage of implementation. Then there is the scheme for setting up of the center of excellence, like there is up to 50% of the project cost, maximum 5 crore. Then you have the petroleum, chemical and पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन्स. सो नोटिफाइड पीस ये कहाँ पे है, यहाँ पे बस इतना देख लेना. आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम, दहेज इन गुजरात, पारादीप उड़ीसा. फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पे आ जाते हैं. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है ग्लोबली बाय वॉल्यूम. ग्लोबल पोजीशन वी एक्सपोर्ट टू 191 कंट्रीज एंड वी सप्लाई 20% नियरली जेनरिक मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये इंपॉर्टेंट है, वी मतलब हम थर्ड लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो हम भेजते हैं. Then we are the leader in diphtheria vaccines, BCG vaccines, measles vaccines. We are the largest supplier to United Nations Children Fund for the last 6 to 7 years. 50 से 60% procurement इंडिया ने कराया उनको. And we have supplied to World Health Organization demand also. 99% of the DPT हम देते हैं, 52% BCG हम देते हैं, 45% measles वाली जो वैक्सीन है हम देते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए. देन यू हैव दी बल्क ड्रग पार्क स्कीम. क्लियर है, नाम से क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं. लोकेशन थोड़ा देख लेना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. असिस्टेंस मिलेगा 1000 करोड़ पर पार्क का, टोटल आउटले 3000 करोड़. देन यू हैव दी मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल डिवाइस के लिए हमें डेवलप करना है. कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर इन यूपी, उज्जैन इन MP, कांचीपुरम इन तमिलनाडु. पीरियड इज दिस, आउटले इज दिस. इतना ही फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए. Then you have the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. This is the flagship scheme of Department of Pharmaceutical. Objective simple सा है, to provide the quality generic medicine at affordable price. Sanitary pad initiative, 1 रुपये में sanitary pads देंगे ताकि महिलाएं को बीमारी वगैरह से बच सकें. Then you have the FDI in pharmaceutical. Then medical devices 100% FDI under the automatic route. Pharmaceutical में भी 100% FDI है in greenfield projects. एंड 74% FDI इज गिवन इन द ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स. ये दोनों में डिफरेंस है, याद रख लेना. ग्रीनफील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ब्राउनफील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें कुछ और काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बियॉन्ड 74%. FDI इनफ्लो फार्मास्यूटिकल में 7500 करोड़ आया था, यहाँ से आया था. मेडिकल डिवाइसेस में इतना, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम रहने देते हैं. देन यू हैव दी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. पहला इंस्टीट्यूट मोहाली में बना था. कमिंग टू द फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर में वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. कभी कभी पूछ लेता है, डिपार्टमेंट दे देता है और बोल देता है कौन सी मिनिस्ट्री में है, तो ये आपको पता होना चाहिए. मेजर टाइप्स जो फर्टिलाइजर के यूज होते हैं, लाइक यूरिया इज द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. देन यू हैव द फॉस्फेटिक लाइक DAP, NPK, SSP एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट.
नीम कोटेड यूरिया, इस पे तो यूपीएससी ने सवाल भी पूछ रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में पूछा था, ठीक है। तो नीम कोटेड यूरिया एक तरीके का नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, वेयर ऑर्डिनरी यूरिया ग्रैन्यूल्स दे आर कोटेड विथ नीम ऑयल और द नीम बेस्ड कंपाउंड। इस कोटिंग से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन रिलीज है सॉइल में वो स्लो डाउन हो जाती है, तो फर्टिलाइजर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, तुरंत घुल जाएंगे तो फिर उसको लंबे समय तक सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर सप्लाई सेम अप्लाइज टू लाइक स्प्रिंकलर इरिगेशन जो हम यूज करते हैं, या फिर तो इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम देते हैं तो वो चीज़ें काम लंबे समय तक करती हैं। So this is mandatory for all products. Additionally, 5% MRP allowed. Benefit: improved soil quality, reduced pest and weed management cost, increased crop yield and income. Then you have the sulfur coated urea. Sulfur coated urea similar काम करता है. There is the slow release nitrogen fertilizer in which urea granules are coated with sulfur. वहाँ पे नीम था, यहाँ पे sulfur है. To regulate the release of nitrogen into the soil. Benefit: reduce nitrogen loss due to leaching and volatilization, improve nutrient use efficiency, supply sulfur, enhance crop yield and sustainability. Then you have these units जहाँ पे produce होते हैं. Then you have the sulfur ammonia policy. This allowed urea units to sell surplus ammonia domestically, applicable to units under new pricing scheme. Fed subsidy policy, अब ये सब देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. This was notified on 17 July 2008 with approval of Cabinet Committee on Economic Affairs. Objective is uniform FED subsidy on fertilizer. Then you have the foreign fertilizer direct benefit transfer scheme. So there is the 100% subsidy released to fertilizer company based on actual sale of by the retailers. Sale is made through point of sale devices at this. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नैनो फर्टिलाइजर में आ जाते हैं. तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ताकि डिस्कशन हमारा थोड़ा सा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहे. नैनो फर्टिलाइजर्स, तो देखो यार मेंस में भी आपका नैनो टेक्नोलॉजी दैट इज इन योर सिलेबस तो पता होना चाहिए. नैनो फर्टिलाइजर दे आर द नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजर्स. ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके बनते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर किया जाता है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में, लाइक 1 से 100 नैनोमीटर. तो ये टाइनी पार्टिकल्स दे अलाउ द प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली, वेस्टेज रिड्यूस होता है एंड दिस इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. नैनो यूरिया के बारे में बात कर लें तो वी हैव द नैनो यूरिया. स्पेसिफिकेशन इज नोटिफाइड अंडर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर. 4%, 8% एंड 16%. प्राइस इज दिस, ठीक है. देन यू हैव द नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट. तो नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट ये एक एडवांस नैनो फर्टिलाइजर है. दिस सप्लाइज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन नैनो साइज पार्टिकल्स. तो ये डिजाइन किया जाता है लाइक फॉर द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, टू रिड्यूस द फर्टिलाइजर कंजप्शन एंड डेफिनेटली टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. वो मेजर गोल होता है. तो कन्वेंशनल डीएपी फर्टिलाइजर के कंपेयर से अगर कंपेयर करें तो ये और कम क्वांटिटी चाहिए टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. सो दिस इज नोटिफाइड अंडर द फॉरेस्ट कंट्रोल ऑर्डर on 2nd March 2023. Uses this. Then you have the nutrient supply subsidy. This applies to phosphatic and potassic fertilizers. There is the fixed fertilizer based on the nitrogen content. This. Then you have the market development assistance for organic fertilizer. PM Pranam, Pradhan Mantri Program for Restoration, Awareness Generation and Nourishment and Amelioration of Mother Earth. This was approved on 28 June 2023. Objective to promote sustainable fertilizer use. तो पूछ सकता है PM Pranam किससे रिलेटेड है. ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है एंड रिसोर्स को कंजर्वेशन करना है. देन एक इंसेंटिव है इसके अंडर में कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दे रिसीव 50% ऑफ द सब्सिडी सेव्ड बाय रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूज. देन यू आर द प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र. There is the conversion of existing fertilizer shop into one stop shop for agriculture input. Inputs include this. So that's it for this chapter. एक और बात, अगर आप मेंस की तैयारी करें तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, जो आप देख सकते हैं फॉर द GS 1, 2 and 3. तो ये नोट्स तो ऑल्दो लास्ट ईयर लिखे गए थे, बट इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं. लाइक देखो मॉडर्न इंडिया में चेंज कुछ है नहीं, आर्ट एंड कल्चर है नहीं, थोड़ा बहुत करंट अपडेट करके आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. एक रिच कलेक्शन है जो प्रॉपरली हैंड रिटन है और इसमें आपका सारा कुछ कवर करता है. बहुत इन रिच सोर्स है, यू कैन लुक इनटू इट. सो मिलेंगे अब आपसे अगले चैप्टर में विच इज द लेबर स्किल एंड डेवलपमेंट. कवर करते रहिए इंडिया ईयर बुक, ताकि आप दूसरे बच्चों के मुकाबले एज में रहें एंड बेटर कर पाएं. सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ. ऑल द बेस्ट.